हे एनिमे लवर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आपको भी एनिमे स्टोरीज पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एपिसोड 21 परफॉर्मेंस। एपिसोड शुरू होता है योत्सुबा ग्रुप के उस क्लोज्ड कॉन्फ्रेंस रूम से जहां हर मीटिंग में सिर्फ दो चीजें होती हैं, पावर और डेथ। टेबल के चारों तरफ बैठे बिजनेसमैन बिल्कुल नॉर्मल टोन में बात कर रहे होते हैं, जैसे वो किसी प्रोडक्ट लॉन्च की डिस्कशन कर रहे हों, ना कि इंसानों की मौत का प्लान। कॉयल की रिपोर्ट पढ़ी जाती है। बताया जाता है कि मीसा अमाने को एल ने क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया था, लेकिन अब उसे छोड़ दिया गया है। कॉयल ये भी कहता है कि अगर मीसा योत्सुबा ग्रुप की पब्लिक फेस बन जाए तो वो अनजाने में एल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लीक कर सकती है। कुछ मेंबर्स को ये बात पसंद नहीं आती। उन्हें लगता है कि सारा रिस्क वो लोग उठा रहे हैं और कॉयल सिर्फ बैकग्राउंड में काम कर रहा है। थोड़ी देर तक कमरे में टेंशन रहती है, फिर कॉयल खुद एक नया सजेशन देता है। मीसा का एक प्रॉपर जॉब इंटरव्यू लिया जाए जहां उसके रिएक्शंस, आंसर्स और बिहेवियर को ध्यान से ऑब्जर्व किया जा सके। इसी वक्त कहानी क्वाइटली शिफ्ट होती है हिगुची पर। वो अकेला बैठा होता है बिना किसी इमोशन के। उसके लिए कीरा बनना कोई भगवान जैसा रोल नहीं रहा। रोज लोगों को मारना, हर वीकेंड डिसीजन लेना, ये सब उसके लिए रूटीन बन चुका है। वो खुद मानता है कि ये काम टीडियस हो चुका है, लेकिन जब मीटिंग में मीसा का नाम आता है उसके दिमाग में एक नया थॉट आता है। उसे लगता है कि मीसा ही सेकंड कीरा थी और अपनी जान बचाने के लिए उसने डेथ नोट छोड़ दिया। हिगुची के लिए ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन नहीं होती, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है। वो सोचता है कि अगर वो मीसा से शादी कर ले तो उसे सब कुछ मिल जाएगा, पावर, पैसा और कीरा होने का एक परमानेंट कवर। वो मीसा को एक इंसान नहीं बल्कि एक टूल की तरह देख रहा होता है। ये सोच रैम के लिए अनबेरेबल हो जाती है। जो लड़की उसके लिए सब कुछ है, उसे एक ऐसे इंसान के हाथ में देना जो सिर्फ अपना फायदा देख रहा हो, रैम बर्दाश्त नहीं कर पाती। हिगुची जैसे ही वहां से जाता है, रैम गुस्से और मजबूरी में डेथ नोट का एक टुकड़ा फाड़ लेती है, सिर्फ इसलिए ताकि मीसा को सच के करीब लाया जा सके। अगला सीन मीसा के इंटरव्यू का होता है। मात्सुडा के मर चुके होने के बाद मोगी को मजबूरी में मीसा का मैनेजर बनना पड़ता है। मीसा अपनी यूजुअल बबली और केयरफ्री पर्सनालिटी के साथ मोगी को भी मात्सुडा जैसा बिहेव करने के लिए पुश करती है। ज़्यादा पोलाइट, ज़्यादा एनर्जेटिक, जो मोगी के लिए मेंटली एग्जॉस्टिंग होता है। इंटरव्यू रूम में एटमॉस्फेयर ऊपर से फ्रेंडली लगता है, लेकिन हर सवाल के पीछे एक हिडन इंटेंशन होता है। एबर कामली कहता है कि मीसा ऑलरेडी सेलेक्टेड है, बस कुछ चीज़ें क्लियर करनी है। फिर वो क्वेश्चंस आते हैं, क्यों वो टोक्यो आई, क्या वो सिर्फ कीरा से मिलना चाहती थी, एल के साथ उसकी मीटिंग कैसी थी, एल का बिहेवियर कैसा था, ये सब। मीसा अपनी इनोसेंट टोन में जवाब देती है, लेकिन रूम में मौजूद लोग हर रिएक्शन नोट कर रहे होते हैं। बीच इंटरव्यू में हिगुची अचानक अनकंफर्टेबल हो जाता है। उसके चेहरे पे नर्वसनेस आ जाती है, जैसे किसी ने उसका सच पकड़ लिया हो। वो वॉशरूम जाने का बहाना बनाता है। थोड़ी देर बाद मीसा भी वॉशरूम जाती है। वॉशरूम के अंदर की कहानी एक साइलेंट टर्निंग पॉइंट ले लेती है। जैसे ही मीसा अपने हाथ वॉश करती है, रैम चुपके से उसे डेथ नोट का टुकड़ा टच करवा देती है। अगले ही पल मीसा रैम को देख पाती है, एक शिमिगामी जो उसके सामने खड़ा होता है। उसकी कीरा वाली मेमोरीज वापस नहीं आती, लेकिन सच के दरवाजे खुल जाते हैं। रैम उसे बताती है कि डेथ नोट क्या होता है, शिमिगामी क्या होते हैं, और ये भी सच बताती है कि कभी लाइट और मीसा दोनों कीरा थे। मीसा शॉक में होती है, लेकिन जब रैम उसे लाइट के बारे में पूछती है, उसका जवाब बिना सोचे निकलता है। वो आज भी सिर्फ लाइट से प्यार करती है। इसी पर रैम डिसाइड करती है कि मीसा की खुशी सिर्फ लाइट के साथ ही पॉसिबल है
और थर्ड कीरा को एक्सपोज करना ज़रूरी है। जब मीरा इंटरव्यू रूम में वापस आती है, रेम एक आदमी के पीछे खड़ी होती है। मीसा की नज़र उस पे पड़ती है, क्योसुके हिगुची। सब कुछ एक साथ कनेक्ट हो जाता है। ये वही आदमी है जो पहले भी उसके साथ चीप बिहेव कर चुका था। गुस्सा, नफरत और क्लैरिटी एक साथ आ जाती है। टास्क फोर्स हेडक्वार्टर्स में लाइट रीसेंट किलिंग्स का पैटर्न एनालाइज कर रहा होता है। वो नोटिस करता है कि ये कीरा पहले वाले जैसा नहीं है। पहले सिर्फ हार्डकोर क्रिमिनल्स मरते थे, लेकिन अब वो लोग भी मर रहे हैं जिन्होंने सिर्फ छोटी सी गलती की हो। लाइट ऑलमोस्ट बोल देता है कि ये गलत है, लेकिन तुरंत खुद को रोक लेता है, जैसे उसने अपने ही थॉट्स को सेंसर कर दिया हो। मीसा हेडक्वार्टर्स वापस आकर बताती है कि 3 योत्सुबा मेंबर्स उसे डेट पे ले जाना चाहते हैं। वो कैजुअली बोलती है कि उन सब पर नजर रखेगी। लाइट उसे ज्यादा अग्रेसिव ना होने के लिए बोलता है। ये बात एल के लिए एक और सस्पिशन बन जाती है। कॉमर्शियल शूटिंग के बाद मोगी मीसा को हॉस्पिटल रेस्टरूम ले जाता है ताकि वो अपनी आउटफिट चेंज कर सके। मीसा अपने प्लानिंग से नर्स का आउटफिट पहन लेती है और मोगी को चकमा देकर निकल जाती है। मोगी समझ जाता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता। मीसा हिगुची के साथ उसकी रेड स्पोर्ट्स कार में चली जाती है। डेट के दौरान मीसा कैजुअली कह देती है कि अगर हिगुची ने कुछ गलत किया तो वो उसे मार सकती है, क्योंकि वो सेकंड कीरा है। हिगुची कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि लॉजिकली मीसा के पास मेमोरी नहीं होनी चाहिए। फिर भी वो कहता है कि वो उसके साथ सेफ है। मीसा क्लियर कर देती है कि वो अपनी पावर से फर्स्ट कीरा के लिए यूज़ करेगी और उसी से शादी करेगी। हिगुची अब अपनी पहचान टेस्ट करने का डिसीजन लेता है। वो कार ब्रिज के पास रोकता है और कहता है कि वो कीरा है। फिर वो मीसा से प्रूफ मांगता है। मीसा गिंजो कानाबोची का नाम लिखने का नाटक करती है, लेकिन असल में रेम डेथ नोट का यूज कर रही होती है। गिंजो की मौत के साथ हिगुची पूरी तरह कन्विंस हो जाता है। वो मीसा पर हक जताता है, शादी की बात करता है। मीसा भी अपना प्रूफ मांगती है और कहती है कि अगर वो असली कीरा है तो टीवी पर किलिंग्स बंद कर दे। हिगुची मान जाता है बिना समझे कि वो खुद अपने लिए फंदा तैयार कर चुका है। जब मीसा वापस टास्क फोर्स के पास आती है तब पता चलता है कि उसने पूरी कन्वर्सेशन सीक्रेटली रिकॉर्ड कर ली है। टास्क फोर्स रिलीव्ड होती है, लेकिन लाइट नोटिस करता है कि एल का चेहरा बिल्कुल ब्लैंक है, जैसे वो सिर्फ हिगुची को नहीं बल्कि लाइट के दिमाग को भी रीड कर रहा हो। एपिसोड यहीं खत्म होता है, जहां एक परफॉर्मेंस के नाम पर एक कीरा खुद अपनी पहचान दुनिया के सामने रख देता है और लाइट और एल के बीच का माइंड गेम अब और भी ज़्यादा डार्क हो चुका है। इसी के साथ एपिसोड एंड होता है और अब बारी आती है इस एपिसोड की हिडन मिस्ट्रीज का। हिगुची का बोरिंग फील होना ये प्रूव करता है कि वो एक ट्रू कीरा नहीं है। हिगुची के लिए कीरा बनना टेडियस है। ये एक साइलेंट प्रूफ है कि वो जस्टिस के लिए नहीं, सिर्फ पावर और कन्वीनियंस के लिए लोगों को मार रहा है। रियल कीरा यानी लाइट के लिए किलिंग्स एक आइडियोलॉजी है, हिगुची के लिए सिर्फ वीकेंड का काम। रेम का डेथ नोट का टुकड़ा पकड़ने से एक साइलेंट रिबेलियन होता है। रेम यूजुअली फॉलो करती है, लेकिन यहाँ वो डायरेक्टली सिस्टम तोड़ देती है। ये सिर्फ मीसा को हेल्प करना नहीं था, ये रेम का पहला स्टेप था कीरा के गेम को खत्म करने की तरफ, चाहे उसकी खुद की जिंदगी क्यों ना खतरे में आ जाए। मीसा की मेमोरीज वापस ना आना एक डेंजरस एडवांटेज है। मीसा बिना मेमोरीज के भी कीरा को ट्रैप कर लेती है। ये प्रूव करता है कि वो सिर्फ डम आइडल नहीं बल्कि सिचुएशन को इमोशनली रीड कर सकती है, जो एल और लाइट दोनों अंडरस्टिमेट करते हैं। हिगुची का मीसा से प्रूफ मांगना एक्चुअली उसका कन्फेशन बन जाता है। अगर वो पेशेंस रखता तो शायद पकड़ा नहीं जाता। उसका ईगो कि मैं कीरा हूँ वो ही उसका डाउनफॉल लिख देता है।
एल का ब्लैंक एक्सप्रेशन इस एपिसोड का सबसे डेंजरस मोमेंट है। जब सब मीसा के प्रूफ पर खुश होते हैं, एल खुश नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका फोकस हिगुची से हटकर लाइट पर चला गया होता है। ये एपिसोड साइलेंटली सिग्नल देता है कि हिगुची सिर्फ पॉन था, एल का असली टारगेट अब भी लाइट है। इस एपिसोड में कीरा एक्सपोज नहीं हुआ। इस एपिसोड में कीरा ने खुद को एक्सपोज कर दिया। पावर जब पेशेंस से तेज हो जाए तो शैतान भी गलती कर देता है। मीसा ने बिना यादों के भी सच को पकड़ लिया और एल ने बिना बोले ही लाइट को और ज्यादा घेर लिया। गेम अभी खत्म नहीं हुआ है, बस बोर्ड से एक पॉन हटा है। असली जंग अब शुरू होने वाली है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये एक्सप्लेनेशन? अगर स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं डेथ नोट के अगले एपिसोड में। टिल देन, बाय बाय।